अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। बुध के रोज अहम कानून साजी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होगा। इजलास के हवाले से आज वजीर आजम पाकिस्तान पार्लियामान हाउस पहुंचे। उन्होंने पार्टी मेंबरान से मुलाकातें की और तहफुजात दूर किए, जबकि वजीर आजम ने आज ही इत्तेहादी MQM के वफ्द से मुलाकात करके उनके 11 मुतालबात मानने की यकीन दहानी भी करा दी है। साथ ही आज वजीर आजम कानून साजी के मामले पर पुरएतमाद दिखाई दिए। पार्लियामान के अंदर जब सहाफियों की जानिब से उनसे कल होने वाली कानून साजी से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को स्पोर्ट्समैन बताया और कहा कि जब स्पोर्ट्समैन मैदान में उतरता है तो वो जीत का जज्बा लेकर उतरता है। इस हवाले से वजीर आजम क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके साथ रखता है। कैसी रही मीटिंग सर? अल्लाह की रहमत। सर कभी कभी कमेंट कर दिया करें सर। स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। थैंक यू सर। अब वजीर आजम इमरान खान स्पोर्ट्समैन की हैसियत से बुध को कामयाबी की यकीन के साथ मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वजीर आजम इस कदर पुरएतमाद क्यों हैं? इजलास एक बार मुलतवी हुआ, चंद रोज में क्या मुआवजा हुआ कि वजीर आजम सबको उनको अच्छा दिखाई देने लग रहा है। कल तक MQM और काफ लीग को तहफुजात थे, एक ही शब्द में यकायक ऐसा क्या हुआ कि इत्तेहादियों के तहफुजात दूर हो गए? वजीर आजम को इत्तेहादियों पर पूरा यकीन आखिर कैसे है? क्या इत्तेहादी हुकूमती यकीन दहानी पर साथ देने पर राजी हुए हैं? इत्तेहादियों के कौन से तहफुजात दूर किए गए हैं? इन्हीं सवालात के बीच आज सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मेंबरान असम्बली को सेवाया गया, छोटी ऑपोजिशन जमातों को टेलीफोन कॉल्स की गई, जबकि ऑपोजिशन के मेंबरान को इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश भी की गई है। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं आज, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रख कर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हमारे पास ये रिपोर्टें आ रही, हम इदारों का एहतराम करते हैं और जब इदारे हमें कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम गैर जानिबदार हैं और फिर बहुत बड़ी लेवल पर हमसे ये बात की जाती है तो हम उन पर एतमाद भी कर लेते हैं। लेकिन आज फिर उनकी गैर जानिबदारी मजरूह हो रही है। आखिर जरूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है? न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद सारे मामले को मशकूक बनाता है। सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की जमहूरी और पार्लिमानी किरदार पर एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान के पार्लिमानी और जमहूरी किरदार पर एक बदनुमा दाग है। मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि 19 नवंबर से पहले ये सब कुछ करना है। अब सोचने की बात तो ये है कि 19 नवंबर को आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? ये 19 नवंबर की डेडलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र मौलाना फजलुर रहमान अपनी इस मीडिया टॉक के अंदर कर रहे हैं। और साथ ही जिस वक्त वो ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों की गर्दन पर बूट रख के ये मामला तय कराया गया है। कल तक तो हुकूमत के चेहरे पर बेचैनी के तासुरात थे, इजहार नुमाया थे कि हुकूमत मुश्किल में है, एक भंवर में फंसी हुई है। लेकिन आज इमरान खान साहब ये कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बड़े पुरएतमाद लहजे के अंदर ये कह रहे हैं कि जब स्पोर्ट्समैन मैदान में उतरता है तो वो जीत की खातिर उतरता है। अब मौलाना फजलुर रहमान के इल्जामात से कबल आज ही ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हर गुजरते दिन के साथ पंजाब और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की हुकूमतों की हिमायत जारी रखना मुश्किल हो रहा है। काफ लीग का मौक़िफ़ है कि अब उन्हें आवाम से रुजू करना चाहिए। इसी दौरान शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम नवाज शरीफ ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत के लिए रब्ता किया, जबकि हमजा शहबाज शरीफ तो क़यादत के लिए खुद चलकर वहां पहुंच गए। ऑपोजिशन जमातों की हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें और मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली इस वक्त ज़ेर बहस है, मगर सवाल तो ये भी है कि इत्तेहादियों को क्या यकीन दहानी कराई गई है और उन्हें वादों की तकमील का कितना यकीन है। इसी वक्त अगर कौमी असम्बली और सेनेट में मेंबरान का जायजा लिया जाए तो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हुकूमती और इत्तेहादी मेंबरान की कुल तादाद 2, जबकि अपोजिशन जमातों की नशस्तों की तादाद 216 है। यानी अगर नंबर गेम की बात की जाए तो 9 नशस्तों की बर्तरी इस वक्त दिखाई दे रही है हुकूमती बेंचेस से। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 178 है, सेनेट में 47 है, जबकि 4 आज़ाद सेनेटर्स भी हुकूमत के हामी हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी असम्बली में 163 मेंबरान के साथ मुकाबले पर है, जबकि सेनेट में अपोजिशन के पास 52 नंबर्स हैं। इसहाक डार इस दौड़ में शामिल नहीं है। सेनेट में सेनेटर्स की मौजूदा तादाद 99 है। मौजूदा पार्टी पोजीशन के मुताबिक PTI सबसे बड़ी पार्टी है, ताहम हुकूमती इत्तेहाद के मुकाबले में अभी अपोजिशन पार्टियों के सेनेटर्स की तादाद ज्यादा है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आज़ाद सेनेटर की बाकायदा शमूलियत के ऐलान के बाद ऐवान बाला में PTI के सेनेटर्स की तादाद 27 है। हुकूमत में शामिल दूसरी पार्टियों में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 12 सेनेटर्स हैं, MQM के 3 हैं, जबकि PMLQ और GDA का एक सेनेटर मौजूद होगा। उनकी मजमूई तादाद 44 बनती है।
इसी तरह अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6 सेनेटर्स आज़ाद हैसियत से जो मंतखब होकर आए हैं वो मौजूद है। पीपल्स पार्टी बाद में दूसरी बड़ी पार्टी है। फाटा के एक आज़ाद सेनेटर की पार्टी में बाकायदा शमूलियत के बाद ईवान बाला में पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 21 है। मुस्लिम लीग नून के ईवान में मौजूद सेनेटर्स की तादाद 17 है। ताहम उनसे 12 सेनेटर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक आज़ाद सेनेटर्स हैं। PUIFA के 5 सेनेटर्स हैं। ANP और नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स मौजूद हैं। बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाली खातून ने वोटिंग से कबल ही BNP में शामिल होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बायस अमली तौर पर BNP मैंगल के भी 2 सेनेटर्स ईवान में होंगे। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमात इस्लामी का 1-1 सेनेटर है। तमाम अपोजिशन पार्टीज उनके सेनेटर्स की मजमूई तादाद 51 बनती है। आज़ाद सेनेटर भी ईवान में मौजूद हैं। उनमें 3 का ताल्लुक फाटा और 1 का ताल्लुक बलूचिस्तान से। अगर भी हुकूमत का साथ दें तो तब भी हुकूमती सेनेटर्स की तादाद 48 ही बनती है। यानी अगर सेनेट के अंदर मामला देखा जाए तो उसमें पार्टी पोजीशन कुछ यूं दिखाई दे रही है। 51 ऑपोजिशन की साइड पर है और इस वक्त जो सूरत हाल पार्टी पोजीशन दिखाई देती है उसमें 48 जो है वो हुकूमती साइड के सेनेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इस वक्त कहा यह जा रहा है कि MQM को तो हुकूमत ने राम कर लिया है। हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की यहाँ भी सिचुएशन बदल चुकी हो। कल तक तो मामला कुछ और थे, बात करेंगे। इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग काफ सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कानून साजी से मुताल्लिक। मुस्लिम लीग काफ कहां खड़ी है? क्या हुकूमत का साथ देंगे या जो फैसला आपने किया था कि हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो गया है दूसरी साइड लेंगे? हमारी जो पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग थी उसमें तमाम रिजर्वेशन पेश करने के बाद अख्तियार दे दिया गया था चौधरी परवेज़ लाई साहब को कि वो फैसला करें। तो कल हमारे 2 मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने मुलाकात के बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब को रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इजलास में जाएंगे और कानून साजी में हिस्सा लेंगे और हुकूमती बिलों की हमायत करेंगे। लेकिन आगा साहब, कल तक तो आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। अभी कल तो आप ये फैसला कर चुके थे कि हुकूमत के साथ चलना मुश्किल है, राहें जुदा कर लेंगे। ये रातों रात दूर कैसे हो गए आगा साहब? ये सारी रिजर्वेशन जूं की तूं मौजूद है, लेकिन हमने वक्ती तौर पे ये फैसला किया है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी करा दी है तो हम ये जो मुश्तरका इजलास होगा उसके अंदर हम हुकूमती कानून साजी का साथ देंगे और अपनी रिजर्वेशंस को का इंतज़ार करेंगे कि उसके ऊपर किस हद तक हुकूमत आगे बढ़ती है और वादे वहीद जो हुए हैं उसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। नहीं तो फिर कहिएगा कि क्या यकीन दहानी हो गई है कि EVM के जरिए से इंतखाबात में धांधली नहीं होगी? यानी EVM को लेकर आपके जो रिजर्वेशंस थे वो वज़ीर आज़म ने दूर कर दिए और आपको ये यकीन दहानी कैसे है कि अब EVM के जरिए से धांधली नहीं होगी? कम अज़ कम देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जब यकीन दहानी करा दी है कि इस किस्म का मामला जो है वो नहीं होंगे और जो EVM मशीनें जब वोटिंग करवाएंगी तो उसके अंदर धांधली का कोई इम्कान नहीं होगा और हमारी जो निशानदेही थी मुख्तलिफ इस मशीन के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो कतई तौर पे उनके ऊपर आपको मुतमिन रहना चाहिए और किसी किस्म की धांधली या किसी किस्म की घपले का कोई इम्कान नहीं होगा। तो ज़ाहिर है कि इतने बड़े लेवल पे अगर यकीन दहानी कराई जाती है तो हम तो यही चाहते हैं ना कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। तो हमने उस बात पे एतमाद करते हुए साथ देने का फैसला कर लिया। चलिए, फिर मेरा सादा सा सवाल है, ये यकीन दहानी वज़ीर आज़म नहीं कराई है या कहीं और से यकीन दहानी हो रही है? नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर ने कल मुलाकात हुई, आपको पता है, सब ने रिपोर्ट किया और हमारे 2 मिनिस्टर जो दोनों सीनियर मिनिस्टर हैं और दोनों उस मीटिंग में शामिल थे और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़े एतमाद के साथ उनको यकीन दहानी कराई है। तो ज़ाहिर है कि हम बिला वजह तो कोई अपना फड्डा नहीं डालना चाहते। पंजाब हुकूमत के मतलब हमारी रिजर्वेशन जो है मौजूद हैं, उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो हदायत जारी कर रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो पंजाब हुकूमत के मतलब हैं उनको भी दूर किया जाए और बाहम मशावरत जो है वो डे टू डे बुनियाद के ऊपर जारी हो
और जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर भी आपकी इनपुट शामिल की जाए। आगा साहब, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि किस तरह इत्तेहादियों की गर्दन पर बूट रख के उनसे यकीन दहानी मांगी गई है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है जो मौलाना फजलुर रहमान दे रहे हैं? देखें, हमने कभी किसी बोझ को कोई अहमियत नहीं दी और ना ही कोई बोझ हमारे ऊपर डाल सकता है। हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं और पॉलिटिकल लोग हैं और हम वो लोग हैं जिन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की हुई है। चारों सूबों में भी हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी और वफाक में भी 2/3 मेजॉरिटी थी और हमने बड़ी कामयाब हुकूमत चलाई। आम आदमी के मसाइल हल किए और आम आदमी की फलाह के मंसूबे जारी किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूबे बनाए और कामयाब चलाए जिनके मुतल्लिक आज भी गली गली लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए लेकिन आगा साहब, ऑपोजिशन तो ये तासुर दे रही है कि किसे फोन कॉल्स की, खासतौर पे ऑपोजिशन की छोटी जमातों को फोन कॉल्स गई हैं, इत्तेहादियों को भी किसको सेफ हाउसेज में ले जाया गया है पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हिमायत के लिए, उनके पास तमाम तर सबूत भी मौजूद हैं। आगा साहब, हमने आज तक हुकूमत चलाई है और हमने फैसिलिटेट किया हुकूमत को। अगर हम हुकूमत का साथ ना दे रहे होते तो हुकूमत यहाँ तक ना पहुँचती और 3.25 साल मुकम्मल करने मुश्किल होते। इसके लिए बावजूद इसके कि आम आदमी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आम आदमी बहुत अजियत में है और आम आदमी को हम अजियत से निकालना चाहते हैं। उसका हल फिर वक्त हमें ये नज़र आया कि प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानी पर यकीन कर लिया जाए और आइंदा 2 साल बेहतरी के लिए जो हमारे से हो सकता है हुकूमत को मशवरे दे के कामयाबी की तरफ। देखिए, हुकूमत ने आपके साथ वादे किए, आपने हुकूमत के साथ वादे किए, लेकिन आपको हमेशा ये शिकवा रहा है कि हुकूमत ने आपसे किए हुए वादे वफा नहीं किए हैं। तो जिस वक्त आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे तो क्या बयानियां लेकर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कहेंगे? इसमें ज़ाहिर है फिर वक्त तो हम आम आदमी को यही कहेंगे कि हुकूमत ने ये यकीन दहानियाँ कराई हैं और अगर हुकूमत इन यकीन दहानियों के ऊपर अमल करेगी तो हम इसका साथ देंगे। अदरवाइज़ अगर हुकूमत अपने वादों के ऊपर कायम नहीं रहती और जो यकीन दहानियाँ कराइयाँ उनके ऊपर अमल पैरा नहीं होती और आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचता तो ज़ाहिर है हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फ़ैसलों में जो है वो खुद मुख्तार हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा की मीटिंग बुला के उसके अंदर सारे मांगेंगे। तो आगा साहब, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना? तो फिर आवाम तो जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी यकीन दहानियां हैं जो हुकूमत ने आपको कराई हैं जिसके बाद आप फिर से हुकूमत के साथ चलने के लिए राजी हो गए? यानी देखें, हमने तो कोई बात और की नहीं, हम तो एक ही बात करते हैं कि आप मशवरे से चलें। हमारे मुआदे का जो पहला और दूसरा हिस्सा था उसमें यही थी कि डे टू डे मसाइल के ऊपर भी हमारे साथ मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद जो फैसले होंगे उसके ऊपर हुकूमत पाबंद होगी कि अमल दरामद करे। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी हमारी इनपुट शामिल होगी और हमारी मशावरतें पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी और जारी की जाएंगी। तो अगर ये चीज़ें हो जाएं तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये महंगाई में भी कमी वाक़या हो सकती है, बेरोज़गारी में भी कमी वाक़या हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक हो सकती है। तो आगा साहब, हुकूमत 3.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजार चुकी है। अब तो लास्ट ईयर इलेक्शन ईयर होता है, उसमें तो आपने जाके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बताना होता है कि आपने क्या डिलीवर किया है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, मैनेजमेंट कैसी रही, गवर्नेंस के इश्यूज पर किस हद तक कंट्रोल किया है। आपने पंजाब का मामला बताया कि पंजाब के अंदर जो है वो अभी कुछ रिजर्वेशन है, विफाक में दूर हो गए। तो क्या पंजाब में ऑपोजिशन के साथ चलकर तहरीक अदम एतमाद का सोचा जा सकता है? फिर देखें, अगर आपको याद हो तो हमारी हुकूमत के आखिरी 2 साल जो थे उसके अंदर हमने आम आदमी को बहुत कुछ डिलीवर किया और हम समझते हैं कि अगर फैसले दुरुस्त हो जाएं तो 2.25 साल के अंदर आम आदमी को डिलीवर किया जा सकता है। चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पंजाब का जहां तक मामला है, क्या आप तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार है ऑपोजिशन के साथ? नहीं, कतई तौर पे ये मामला जो है तो ये हमारी सोच और हमारे ज़हन के मुताबिक बेहतरी की तरफ नहीं ले जाएंगे हालात को। और जमहूरी निज़ाम जो है उसका तसलसल हम समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और उसके लिए ज़ाहिर है हम ये समझते हैं कि अगर आम आदमी को ये हुकूमत डिलीवर करना शुरू कर दे
तो इस किस्म के किसी ऑप्शन के ऊपर गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के मामले पर अब हुकूमत का साथ देगी। इत्तेहादी जो हैं वो एक बार फिर हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। ऑपोजिशन ये कह रही है यकीन दहानियाँ कहाँ से आई हैं, इस पर उनको शुकूक व शुबहात हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की छोटी जमातों को भी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। बारकैफ अब पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कल है, कानून साजी के मामले पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक जो रिफॉर्म्स है उस पर क्या होने जा रहा है, यकीनन ये तो कल ही पता चल जाएगा कि नंबर गेम में कौन कहाँ खड़ा हुआ है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात से मुतालिक, उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर इल्जामात आयद करने के बाद एक मरतबा फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके अहले खाना पर करप्शन के इल्जामात में चलने वाले मुकदमात ज़ेरे बहस आ गए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक इल्जामात पर जंग और जियो ग्रुप के सरबराह मीर शकील उर रहमान, सहाफ़ी अंसार अब्बासी और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को शो कॉज नोटिस जारी करके 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे ने अदालत को आगाह किया कि वालिद साहब रात को इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तबीयत नासाज है, इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सके। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि कोशिश है कि लोगों का एतमाद बहाल हो, हम अदलिया और इंसाफ की फराहमी की मजबूती चाहते हैं। मीर शकील उर रहमान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इस अदालत ने आपको ना चाहते हुए बुलाया, ये आईनी अदालत है, क्या लोगों का अदालतों से एतमाद उठाया जा रहा है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने मजीद कहा कि अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क है, अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है लेकिन सोशल मीडिया की नहीं। आपकी रिपोर्ट की वजह से साबिक चीफ जज को नोटिस किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे मेरे जजेस पर एतमाद है, अगर एतमाद ना होता तो ये केस नहीं होता। अदालती कार्रवाई बेहतर अंदाज में नहीं चल सकती। इस हाई कोर्ट में हर जज ने अवाम का एतमाद बहाल रखा है। हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद जरूर करें मगर लोगों का एतमाद ना उठाएं। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या अखबार की पॉलिसी ये इजाज़त देती है कि लंदन में फाइल होने वाला एफिडेविट यानी बयान हल्फी आप अखबार के पहले सफ़े पर छाप दें। यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी एक आज़ाद अदलिया का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस अदालत में कोई बता सकता है कि हमने किसी से ऑर्डर लिया है। यह बयान हल्फी इस अदालत के किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है। साबिक जज के बयान हल्फी को कहाँ पर नोटराइज कराया गया। उनका कहना था कि मेरे जज पर उंगली उठाई गई, यह आला अदलिया के तकद्दुस का मामला है, बयान हल्फी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अंसार अब्बासी ने अदालत को आगाह किया कि बयान हल्फी लंदन में दायर हुआ तो अदालत ने दरियाफ्त किया कि उन्होंने बयान हल्फी को बाहर क्यों नोटराइज कराया। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने अंसार अब्बासी से इस्तफसार किया, क्या आपने चेक किया एहतसाब अदालत का फैसला किस तारीख को आया था और अदालती बेंच कब बना। यह बात आप रजिस्ट्रार को फ़ोन करके चेक कर सकते थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप तहकीकात के माहिर सहाफ़ी हैं, क्या आपने खुद तहकीकात की। अदालत ने सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए कहा कि रिपोर्ट में जज का नाम आपने खाली छोड़ दिया है। बार बार एतराज़ उठाया जाता है कि बेंचेस कोई और बनाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोगों का एतमाद तबाह करने के लिए बातें शुरू हो गई हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह का मजीद कहना था कि मेरे सामने कोई जज ऐसे कहे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाऊंगा। उनका कहना था कि एक चीफ जस्टिस किसी के सामने कहे कि जुर्म करो, इस पर 3 साल तक खामोश रहा जाए, फिर एक पुरस्कार बयान हल्फी सामने आ जाता है। अखबार ने कैसे ऐसा बयान हल्फी छाप दिया। अदालती निज़ाम में इंसाफ को मुसलसल मुतासिर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इलेक्शन से पहले सिर्फ 2 बेंच काम कर रहे थे, किसी ने भी इन चीज़ों की तस्दीक नहीं की। खबर के जरिए अदालत और जजेस की साख पर सवाल उठाया गया। मैं आप सबको शो कॉज नोटिस जारी करता हूं, 7 रोज में शो कॉज नोटिस का जवाब दें। उधर आज ऑपोजिशन जमातों ने इल्जामात की तहकीक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कि आज आला अदलिया का काम है इस मामले को अवाम के सामने इसकी तफ्तीश करे। वही आला अदलिया जो एक वज़ीर आज़म को अकामे की फीस ना लेने पर खुद ट्रायल करके निकाल सकती है, क्या वो ये चीफ जस्टिस से अपने चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकती कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, तुम बेल के मामले में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, ये इख्तियारात तुम्हें किसने दिए। अगर मुल्क में कोई इंसाफ होता तो आज सुबह मोटो नोटिस लेकर जो नवाज शरीफ साहब का मरीम नवाजा केस है उसको बाहर फेंक दिया जाता। ये चीजें अदालत के ऊपर ऐसे दाग डाल रहे हैं कि जिससे माजी के तमाम फैसले मशकूक हो जाते हैं। ताहम हम फिर भी उसूल का रास्ता नहीं छोड़ते। हम अब भी समझते हैं कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। साबिक चीफ जज के इंकशाफात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बाद कई सवालात मौजूद बहस हैं।
चीफ जज का हल्फनामा लंदन से नोटराइज क्यों कराया गया? अगर हल्फनामा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम का बयान नून लीग को रिलीफ देने का बाइस होगा? क्या नून लीग अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो रही है? राना शमीम के इंकशाफात की कानूनी हैसियत क्या है? शरीफ खानदान के केसेस की समाअत से कबल ही ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं? क्या नून लीग बर वक्त सियासी चालें चल रही है? नवाज शरीफ की सजा खत्म होने से सियासी फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इंकशाफ की बुनियाद पर एवनफील्ड केस कलअदब कर सकती है या नहीं? यही सवाल दबे अल्फाज में आज साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने भी उठाए हैं। वो जब अपने केसेस की समाअत के हवाले अदालत आए तो उस वक्त सहाफी की जानिब से सवाल किया गया। सवाल के जवाब में आसिफ अली जरदारी का क्या कहना था, जरा उसकी एक झलक पे आपके साथ रखते हैं। सर, साबिक जज ने बयान अल्फी दिया है कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें जो है वो कैंसिल करने का कहा था उस वक्त। तो आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहेंगे? हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की कयूम के साथ, जस्टिस कयूम के साथ, ये राह हमारी देखी है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तर्जुमान नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एफिडेविट वाला मामला उठाया है साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का, एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कल बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है मरियम नवाज साहिबा की। तो जब कोई हेयरिंग का वक्त करीब होता है तो इस तरह का मामला सामने आ जाता है। क्या अदालत पर दबाव डालना चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं, दबाव तो नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन जाहिर है हमारे केस में अगर की वजह से आसानी होती है क्योंकि नाइंसाफी हुई है पिछले 3-4 साल, तो अगर कोई हकाइक सामने आते हैं जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि जी जब फैसले किए गए थे तो उसमें किस तरह से नाइंसाफी की गई थी, तो ये सिर्फ मरियम नवाज या नवाज शरीफ के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अब मसला ये है कि यहाँ ये अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो उसी को पकड़ लेते हैं कि जी आपने क्यों पॉइंट आउट किया, लेकिन ये हकीकत सामने तो आनी चाहिए। नहीं जुबैर साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आसानी हो सकती है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केसेस में, क्या आसानी हो सकती है? एक एफिडेविट इन केसेस में क्या आसानी दिलवा सकता है आपके नजदीक? ये पूरा के दी वो कुव्वतें इसमें सब शामिल थी जो फैसला साजी इंसाफ की बुनियाद पर नहीं होने की बात हो रही थी, लेकिन जोर जबरदस्ती ताकि किसी ना किसी तरह से मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को रोका जा सके कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा ना बन सके। जो इलेक्शन 25 जुलाई को होने थे, तो एक तो बड़ी क्लियर एक बात है, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इसकी तो शाखें पहले से बनती है ना, वहां से जहां से पनामा का केस शुरू हुआ और किस तरह से। जुबैर साहब, ये एक एफिडेविट है और एफिडेविट के ऊपर तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है, तो आपको इस एफिडेविट से इतना यकीन और एतमाद कैसा है सर? उसकी वो होनी चाहिए ना, तमाम जिरा होनी चाहिए, जिसमें साकिब निसार साहब को भी आना चाहिए, जिस तरह जस्टिस शमीम है जिन्होंने इल्जाम लगाया उनको भी आना चाहिए। नहीं, जिरा का मामला तो कोर्ट में होता है ना, इस मामले को तो कोर्ट में लेकर नहीं गए आप, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया है कि आप इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे, जिरा तो तब होगी। नोटराइज तो इसलिए किया गया है कि उसको अहमियत देने के लिए, नोटराइज तो इसलिए किया था, नोटराइज तो इसलिए किया गया कि उसको अहमियत देने के लिए कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसकी एक हैसियत है। अब ये कोर्ट इसके कतई नजर के लिए ये कहाँ से नोटराइज हुआ था, क्या हुआ था, संगीन इल्जाम है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि नहीं पीछे ना जाएं, भाई जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी इस तरफ इशारा किया था। लेकिन जुबैर साहब देखिए, आप शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को लेकर यही तो परसेप्शन है कि जब आपके कोई केसेस होते हैं, उससे पहले जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल आ गया, जस्टिस शौकत सिद्दीकी स्टेटमेंट आ गया, आपने उस स्टेटमेंट के ऊपर कहा कि बेनिफिट मिलना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन केसेस के अंदर। अब एक और मामला है, तो यही तो परसेप्शन है आपको लेकर के, जब कोई इंपॉर्टेंट हेयरिंग होती है आप ऐसा मामला ले आते हैं। फारिग कर दिया, तो वीडियो जब लेके आए थे तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस पर एक रूलिंग दी है और जस्टिस साहब को फारिग किया फॉर मिसकंडक्ट इन दैट ट्रायल, कि जी उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो जो केस था उसमें मिसकंडक्ट उनका, और उनको फारिग कर दिया नौकरी से, उनको फारिग कर दिया नौकरी से मिसकंडक्ट पर, और जजमेंट स्टैंड करती है। मतलब क्या मजाक है।
अगर हम लेके आए थे तो अगर उसमें कोई सदाकत नहीं थी तो उसको क्यों फारिग किया था भाई? देखिए नहीं, लेकिन इसकी कोई ग्राउंड्स होनी चाहिए ना जुबैर साहब। देखिए, आप बार बार जिरा की बात कर रहे हैं। जिरा तो उस वक्त होगी ना जब ये मामला अदालत के अंदर होगा। अभी एक एफिडेविट है, नोटरी पब्लिक के जरिए से आया है, पब्लिक हुआ है, एक काइंड ऑफ ओथ है, यानी हल्फी है। इसकी क्या, किस तरह से जिरा और कैसे, जब तक ये अदालत में नहीं आता जुबैर साहब? साकिब निसार, वो हम सारा प्रोसेस देख रहे हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास। साकिब निसार साहब ने तो ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमारी जुडिशरी ने कि जिसमें छोटे छोटे 2 बोतलें निकल आई थी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसमें केस सुओ मोटो कर दिया था। तो इतना बड़ा इल्जाम लग गया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, जबकि वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे, तो उनको क्लियर नहीं होना चाहिए? देखिए, ये इल्जामात होते हैं, आप इनको अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट, वो 35 पंक्चर्स वाला जो आपके ऊपर था, वो भी इमरान खान साहब को बिलाखिर कहना पड़ा कि वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, यानी उससे यू टर्न लेना पड़ा। अब फिर ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ना, इनकी क्या लीगैलिटी क्या है, कानूनी हैसियत क्या है? इस पर आप ये कहें कि आपको बड़े बड़े करप्शन केसेस के अंदर रिलीफ मिल जाए, तो हम तो उसके ऊपर शोर मचाएंगे ना। नहीं जुबैर साहब, तो फिर तो ये सिर्फ पॉलिटिकली जो है आप इसके कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अवाम के सामने, अवाम की आंखों में धूल झोंकने को दरादिश नहीं है फिर ये? तो लंदन को पाकिस्तान है, नहीं कोई मुलाकात नहीं है। दूसरी बात ये, तो लंदन को पाकिस्तान है कि वहां नोटराइज ऐसे ही हो जाता है। खुदा का खौफ करें, एक जो वो मुल्क जहां हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के जुडिशियल नॉर्म्स के, और ये जो नोटराइज वहाँ जो कागज करने वाले हैं, ये लंदन की या यूके की किसी भी अदालत में एक्सेप्टेबल होते हैं। ये जहाँ थोड़ा किसी से कह के करवा लिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि साबिक जज की लंदन में नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। नोटरी पब्लिक एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, ठीक है, नोटिफाई हो गया वहां से, लेकिन इस वक्त हुकूमत ये कह रही है कि अगर आप उनकी अपॉइंटमेंट को देख लें, उनके एक्सटेंशन वाले मामले को देख लें, तो उसके पीछे किसका हाथ था? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं थी? क्या उस वक्त नवाज शरीफ साहब नहीं थे अपॉइंटमेंट को लेकर जज साहब की? अदलिया को देखें, हम तो ये कह सकते हैं कि अदलिया को अगर अपनी फ्यूचर और अपनी रेपुटेशन का ख्याल है तो उनको इसके वो सवाल जरूर उठाएं कि लंदन से क्यों हुआ। मैं तो ये नहीं कह रहा कि क्यों ना उठाएं, बट उससे उस इल्जाम खुद नहीं वो होता था कि वो पीछे हट जाए इल्जाम की। अच्छा लंदन, अच्छा अगर स्वीडन से करवाते तो एक्सेप्टेबल होता कोर्ट के लिए। ये क्या लॉजिक है भाई? आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन जो असल चीज है ये वही डॉन लीग्स वाला है कि मैसेज को छोड़ के मैसेंजर के पीछे पड़ गए और आज तक पाकिस्तान उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। 4-5 साल के बाद जब फैटर्स का डंडा पड़ा तो आपने कहा वो तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने उनको तो बैन लगाना था। तो अगर वो जब डॉन लीग्स के वक्त उस मीटिंग में जो बात हुई थी उस वक्त बैन लग जाता तो आज पाकिस्तान की फेस ही ना। जुबैर साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। बागों, फूलों और कॉलेजेस का शहर आज धुआं धुआं है। जहां जिंदगी उम्मीदों को सांस देती थी, वहां आज जिंदगी खुद सांस लेने से कासिर है। जहां कॉलेजेस और तालीमी इदारों की रौनकें मासूम, नौजवान और मुस्कुराते चेहरे होते थे, अब उन्हीं कॉलेजेस और तालीमी इदारों को ताले लगाने की कोशिश हो रही है। शहरियों की आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी है। कोरोना वायरस कम होने के बावजूद शहरी दोबारा से मास्क पहनने पर मजबूर हैं। यही नहीं है, बल्कि अब एक बार फिर शहर में लॉकडाउन लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान भी लाहौर की सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखा है। सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था। लाहौर की आबोहवा जबरदस्त, नलके का पानी, मीठा पानी पीते थे सब। किसी ने सोचा नहीं पिछले 20 साल में जो इन्होंने दरख्त काटे हैं लाहौर में। अब जरा देखें लाहौर के लोगों का क्या हाल हुआ है। आलूदगी किधर आसमानों पे पहुंच, किसी ने सोचा ही नहीं कि दरख्त भी लगाने हैं। हुकूमत की जानिब से शहर की आलूदा फजा को स्मॉग करार दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग को एक बार फिर आफत करार दे दिया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी इकदाम करने की हिदायत भी जारी की हैं। शहर में चारों जानिब धुएं के बादलों ने जिंदगी अजीरन बना दी है, मगर हुकूमत का दावा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा धुआं तो भारत की जानिब से आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से स्मॉग पर काबू पाने के लिए चंद अहम तजावीज़ पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। पहली तजवीज़, स्कूल के औकात कार में तब्दीली की जाए। मौसम सरमा की स्कूल की छुट्टियों में इजाफा किया जाए।
निजी तालीमी इदारे बसें चलाए। चौथी तजवीज़ यह है कि सड़कों पर ट्रैफिक कम करने की हिदायत जारी करने से मुताल्लिक जब हुकूमत 5वीं और अहम तजावीज़ लॉकडाउन लगाने पर भी गौर कर रही है, यानी अब या तो स्कूल्स के औकात कार बदले जाएं, बसेस चलाई जाएं या फिर लॉकडाउन लगाया जाए। आज होने वाले इजलास में हुकूमत ने यूरो ऑयल के इस्तेमाल को रोकने का फैसला किया है, ताहम दीगर तजावीज़ को मौखर कर दिया गया है। हुकूमत ने सारा साल स्मॉग और आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, मगर अब जबकि स्मॉग सर पर आन पड़ी है तो हुकूमत की जानिब से हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। स्मॉग इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में स्मॉग बढ़ने की वजूहात आखिर क्या हैं? क्या भारत ही लाहौर की आलूदा फ़ज़ा का ज़िम्मेदार है? हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? हुकूमत आलूदगी ख़त्म करने में संजीदा क्यों नहीं है? स्मॉग शहरियों के लिए कितनी ख़तरनाक है? फ़ज़ाई आलूदगी में पाकिस्तान का दुनिया भर में दूसरा नंबर है। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में जिंदगियां दाव पर लगी हैं, सांसें उखड़ रही हैं, आंखों की बिनाई और शहरियों की उम्रें कम हो रही हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हवा की आलूदगी सालाना 1,35,000 अफराद की जान लेने का सबब बन रही है। इन अमवात में ज़्यादातर अमवात मशरकी बॉर्डर पर हो रही हैं, जिसमें पंजाब शामिल है, जबकि पंजाब में सबसे ज़्यादा अमवात लाहौर डिवीजन में हो रही हैं। स्मॉग के बायस हर पाकिस्तानी शहरी की औसत उम्र में 2.7 साल की कमी हो रही है, जबकि लाहौर के हर शहरी की उम्र में 5.3 साल यानी 5 माह 3 माह कम हो रही है। फैसलाबाद में इसी तरह से और गुजरावाला के हर शहर में उम्र 4.7 साल की कमी आ रही है, यानी 4 साल और 7 माह उम्रें कम हो रही हैं। हुकूमत भारत में फसलें जलाने को आलूदगी का बायस करार दे रही है, मगर हकीकत यह है कि इस आलूदगी का सबब ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है। स्मॉग का 40% सबब डीजल वाली गाड़ियां हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी हर साल फसलों की 19 मिलियन टन बाकियात को नजर आतिश किया जाता है। तो दूसरों पर इल्ज़ाम धरने की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा और वो तमाम तर कार्रवाइयाँ जो माहौल के लिए खतरनाक और मुज़ी साबित हो रही हैं, हमें उनसे गुरेज करना होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर लाहौर के बड़े इंतखाबी मार्के से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर एपलेट इलेक्शन ट्राइब्यूनल के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं मिल सकी। एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की सियासत पर कई सवालात उठ रहे हैं। PTI क़यादत कारकुनान के इल्ज़ामात की जद में है। सवाल उठाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से फॉर्म 7 गलत पुर हुआ या गलती जानबूझकर की गई। क्या तहरीक इंसाफ अवामी जज्बात के सामने बेबस है? तहरीक इंसाफ NA 133 का इंतखाब क्यों नहीं लड़ना चाहती? क्या जमशेद इकबाल चीमा ने पैसे बचाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया? क्या PTI उम्मीदवार ने जानबूझकर गलती की या उन्हें उनकी क़यादत की हमायत भी हासिल की? अगर क़यादत की हमायत नहीं थी तो फिर गलती पर शो कॉज नोटिस क्यों नहीं हुआ है? NA 133 का ज़िमनी इंतखाब आम इंतखाबात पर कितना असर डालेगा? लाहौर हाई कोर्ट से अपीलें खारिज होने के बाद यकीनन PTI की इंतखाबी जो संजीदगी है उस पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अब आम इंतखाबात की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर कप्तान के खिलाड़ी इस हवाले से तैयार नहीं है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि क्या जो है फॉर्म 7 होता है, उसको पुर कैसे किया जाता है, ये तो एक माइनर मिस्टेक है। यकीनन इसका नोटिस भी लेना चाहिए और आइंदा के लिए सबक भी हासिल करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।